स्वागत है दोस्तों विद्या एकेडमी ऑफिशियल के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं जैविक प्रक्रिया का भाग 3 पार्ट 7 कक्षा 10वीं का। तो अब तक की वीडियो में मैं पोषण और परिवहन में हृदय की भूमिका को समझा चुका हूं। अगर आपने वो दोनों भाग नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक दिख रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है, तो आप पहले उस वीडियो को देखें। और अब हम समझते हैं जैविक प्रक्रिया में परिवहन में रक्त और लसिका की भूमिका। तो मानव का जो रक्त है वह दो चीज़ों से बनता है, एक है प्लाज्मा, ठीक है, और दूसरा है कोशिका, ठीक। तो प्लाज्मा मतलब क्या होता है? प्लाज्मा मतलब तरल पदार्थ, तो वो पानी हो सकता है और हमने जो भोजन लिया हुआ है उस टाइप की चीज़ हो गई। और कोशिका में है तीन चीज़ें। तो कोशिका के अंदर सबसे पहले है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स। तो ये क्या है? कोशिकाएं हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कल वाले वीडियो में कि कोशिका क्या होता है। कोशिका वह छोटा कण है जिससे हमारा शरीर क्या है, बना हुआ है। तो हमारे रक्त में भी क्या है, ऐसी कोशिकाओं से हमारा जो रक्त है वो बना हुआ है। तो उसमें सबसे पहले है लाल रक्त कोशिका। तो ये लाल रक्त जो कोशिका होता है इसका कलर लाल क्यों है? तो इसमें एक चीज़ होता है जिसका नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है, इस हीमोग्लोबिन में होता है लौह, और इस लौह में ताकत होता है किससे? बंधन बनाने का, ऑक्सीजन से बंध बनाने का। इस हीमोग्लोबिन के लौह में क्या होता है? ताकत होता है। तो जब भी ऑक्सीजन मिलता है तो जो हीमोग्लोबिन है वो क्या कर लेता है? ऑक्सीजन से बंध बना लेता है, और इस प्रकार ऑक्सीजन का हमारे पूरे शरीर में क्या होता है? परिवहन होता है। तो लगभग हमारे शरीर का 97% ऑक्सीजन की जो पूर्ति है वो किनके द्वारा होती है? तो वो लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा होती है। उसके बाद आते हैं श्वेत रक्त कोशिका में। तो श्वेत रक्त कोशिका ये भी गोल गोल कोशिका है, ठीक है। तो इनका मेनली काम क्या है? तो श्वेत रक्त कोशिकाओं का काम होता है हमें संक्रमण से बचा के रखना। हमें जो भी रोग होते हैं तो यही होते हैं जो हमारी लड़ाई में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर बार बार बीमार पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसके श्वेत रक्त कोशिकाओं में कुछ कमी है और उसको इससे ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ ही लाल रक्त कोशिकाओं में अगर कमी है तो खून में कमी नहीं होता। जो लाल कलर का जो आप देखते हैं खून, जो आपका रक्त है उसमें कमी नहीं होता। जो कमी होता है वो किस में होता है? हीमोग्लोबिन में। तो ये हीमोग्लोबिन को ही बढ़ाने के लिए डॉक्टर जो होता है वो दवाई देता है या अनार खाने के लिए बोलता है। तो ये अब अंत में आते हैं हम प्लेटलेट्स पर। तो प्लेटलेट्स का क्या काम है? तो प्लेटलेट्स वह वस्तु है जो, जैसे कि आपको कोई चोट वोट लग जाती है तो वहाँ पे क्या है, शरीर से खून निकलने लगता है, रक्त निकलने लगता है, तो उसको क्या करता है? ये कवर अप करता है। आप थोड़ी देर बाद देखेंगे वहाँ पे काला काला हो जाएगा और खून जो है या रक्त जो है उसका निकलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो वहाँ पे ये क्या करता है? जालीनुमा संरचना बनाता है जिससे हमारा खून का बहाव जो है वो रुक जाता है। तो तीन कोशिकाएं हैं, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स। तो आप इनके यूज से मतलब जो पढ़े हैं उससे आप समझ ही गए होंगे कि ये कितना ज़्यादा जरूरी है। एक बात और, अगर किसी में प्लेटलेट्स की कमी है और उसको चोट लग जाती है तो उसका खून निकलते ही रहेगा, तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अगर किसी में ये प्लेटलेट्स की अधिकता है तो क्या हो जाएगा? उसका अंदर का जो सिरा या धमनी है उसके बीच की नालियों में क्या हो जाएगा? ये जम जाएगा या मस्तिष्क में जम जाएगा। तो वहाँ पे भी फिर दिक्कत है, फिर मानव हो जाती है। तो मेनली जो रक्त है हमारा उसका ये काम है। तो रक्त हमारे शरीर में जाता कैसे है? तो हमने देख लिया है कि रक्त हमारे शरीर में धमनी और सिरा से जाता है। तो धमनी और सिरा से रक्त जो है हमारे शरीर में चला गया, ठीक। तो उसके बाद हमारी कोशिकाओं तक कैसे पहुंचता है? तो ये तो क्या है, एक बड़ा नली है, तो इसमें और छोटी छोटी नलियां लगी हुई होती है हमारी कोशिका तक जाने के लिए, ठीक है। इन छोटी छोटी नलियों को ही क्या कहा जाता है? केशिका कहा जाता है। तो कोशिका तक जो नली लेके जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केशिका बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए नहीं बोलेगा, बट आपको केशिका जो है पता होना चाहिए। उसके बाद आते हैं लसिका में। तो ये लसिका क्या है? तो जैसे कि आप जानते हैं हमारा रक्त है उसमें क्या है? तरल पदार्थ हैं और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये तरल पदार्थ कभी कभी उच्च दाब के कारण क्या हो जाते हैं? हमारे ऊतकों में आ जाते हैं। मतलब आसपास के जो और शारीरिक अंग हैं उनमें क्या हो जाते हैं? ऊतक में ये आ जाता है और ये वहीं पे रहता है। तो ये भी भोज्य पदार्थ ही है। तो जैसे हमारे पूरे शरीर में ये धमनी और सिरा है और केशिकाएं हैं, वैसे ही लसिका का जो वाहिनी होता है, लसिका वाहिनी भी होता है। इसका भी स्ट्रक्चर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लसिका क्या है? ये तरल पदार्थ उच्च दबाव के कारण क्या हो गए? हमारे ऊतकों में आ गए, ठीक है। और ये भी क्या है? अब हमारे शरीर में इधर से उधर जाएंगे। तो मेनली जो वसा होता है हमारे शरीर का उसका परिवहन किसके द्वारा होता है? लसिका के द्वारा होता है। और ये लसिका जो है हमारे शरीर में गति कैसे करता है? तो यहाँ तो हृदय है इनको भेजने के लिए, यहाँ पे ये जो गति करता है उसको क्रमानुकुंचन गति से ये जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो परिवहन होता है वो खत्म है
और यहाँ से जैसे मैं बता चुका हूँ कि ऑक्सीजन का परिवहन होता है, तो ये ऑक्सीजन अब एक्सचेंज कैसे होता है और इससे ऊर्जा कैसे बनती है उसको हम पढ़ते हैं श्वसन वाले टॉपिक में। तो आइए अब इसके बाद हम श्वसन को चालू करते हैं, और बहुत ही ईजी है, वो भी बहुत ही मज़ेदार है, तो आप बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो आइए उसको शुरू करें। तो अब हम चालू करते हैं श्वसन। आप सभी जानते हैं कि श्वसन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम जीवित कैसे रहेंगे। तो अलग अलग जो जीव जंतु होते हैं उसमें श्वसन की प्रक्रिया बहुत अलग अलग होती है। आपको बचपन से थोड़ा पता भी होगा कि जो मछली होती है वो किससे सांस लेती है, तो वो अपने गलफड़े से सांस लेती है। एक मेंढक जो होता है वो आपका पानी में भी रहता है, वो बाहर भी रहता है, वो त्वचा से सांस लेता है। वैसे ही मनुष्य है, वो किससे सांस लेता है, फेफड़े से सांस लेता है। तो सांस लेने के बाद अंदर क्या जाता है, ऑक्सीजन, बाहर क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसी बेसिक बातें हमको पता है। इस टॉपिक के अंदर हमको पढ़ना है कि इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल ऊर्जा बनाने के लिए कैसे होता है। तो उसके लिए पहले तो जो हमारा फेफड़ा है, जो श्वसन तंत्र है, उसका हमको डायग्राम आना चाहिए। कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा फेफड़ा होता है, 2 फेफड़ा है, ठीक है। नाक से हम सांस लेते हैं, अंदर जाता है, फेफड़े में आता है। और हमारे दाएं साइड का जो फेफड़ा है वो थोड़ा सा छोटा है। क्यों? इसका एक सिंपल सा रीज़न है कि वहाँ पे क्या है, हमारा हृदय भी उधर ही है, तो इसीलिए हमारा जो फेफड़ा है दाएं साइड का वो थोड़ा सा छोटा है। तो आइए चित्र को बनाते हैं और उसके बाद हम इसका वर्किंग देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे नाक से क्या होता है, सांस जो है जाता है और उसके बाद आहार नली में जाता है। तो नाक से सांस जो है वो आहार नली में जाता है। आहार नली में भोजन भी जाता है। आहार नली में जाने के बाद जो हमारा हमने हवा अंदर ली हुई है वो हमारे श्वसन नली में जाता है। तो यहाँ से श्वसन नली और आहार नली थोड़ा सा क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। आहार नली से खाना जो है अमाशय में जाता है और श्वसन नली के माध्यम से जो हमारा हवा अंदर हमने लिया है वो कहाँ आ जाता है, फेफड़ों में आ जाता है। तो श्वसन नली के ऐसे 2 भाग होते हैं दोनों फेफड़ों के लिए, और इन 2 भागों के और कई छोटे छोटे क्या होते हैं, भाग होते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे बना देना है, ठीक। तो और उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा 2 फेफड़ा है। तो फेफड़ा हमको बस ऐसे क्या करना है, बनाना है। तो याद रखिएगा इधर का फेफड़ा आपको थोड़ा सा बड़ा बनाना है। ये फेफड़ा बन गया और इसके नीचे में क्या है, डायाफ्राम। अब ये जो इंडिंग है, ये इंडिंग कैसे होता है, तो यहाँ पे गोल गोल संरचना होती है जिसको कुपिका बोला जाता है। तो ये गोल गोल क्या करना है आपको यहाँ पे बनाना है। सभी का वर्किंग हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो ये हो गया मेरे फेफड़े का चित्र, ठीक है। मेरा मतलब आपका भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं क्या, ये तो हमारा नाक है। नाक से हम क्या लेंगे, सांस लेंगे। वो कहाँ जाएगा, आहार नली में जाएगा। तो आहार नली क्या है, भोजन के लिए और सांस के लिए कॉमन है। इसीलिए आप देखना कि कभी कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको नाक से पाइप डाल के भी क्या पहुँचाया जाता है, भोजन पहुँचाया जाता है, और उसको मुँह से भी क्या दिया जाता है, ऑक्सीजन दिया जाता है। तो ये आहार नली। इसके बाद ये क्या हो गया, श्वास नली। इसके बाद ये जो 2 भागों में टूटा है इसको क्या बोलते हैं, श्वासनी। और इसको मैं बता चुका हूँ, ये क्या है, कुपिका। ये क्या है, ये है हमारा फेफड़ा, और ये क्या है, डायाफ्राम, ठीक। तो जैसे कि आप तो जानते ही हैं कि हमारा जो सिरा रहता है वो रक्त को कहाँ लेके जाता है, हृदय की ओर लेके जाता है, और धमनी जो रहता है वो रक्त को कहाँ लेके जाता है, शरीर के दूसरे भागों में लेके जाता है। तो हमारा जो रक्त है हृदय से वो फुफ्फुस धमनी के माध्यम से कहाँ आता है, यहाँ फेफड़े में आता है, और फुफ्फुस सिरा के माध्यम से कहाँ जाता है, फिर में चल देता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले तो नाक है, ठीक। नाक से क्या हो गया, ऑक्सीजन अंदर गया, आहार नली से होते हुए श्वास नली में आया। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एक वाल्व। तो ये वाल्व कैसे करता है, जब हम सांस लेते हैं तो ये वाल्व है, खुल जाता है। अगर वहीं पे हम भोजन भी ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये वाल्व बंद हो जाएगा, तो भोजन क्या है, उधर चल देगा। अगर आप कभी जल्दी जल्दी खाते हैं तो ये क्या होता है, ये वाल्व जो है बंद नहीं हो पाता, तो आपका जो भोजन के कुछ कण है वो श्वास नली में भी पहुंच जाता है। फिर ये हवा जो है एकदम जोर से बाहर निकलती है और वो क्या फेंकने का कोशिश करती है जो भी कण आपके अंदर में फंस गया है उसको। तो यहाँ से आते हुए ये हवा जो है 2 भागों में बढ़ जाती है, और बढ़ने के बाद यहाँ पे क्या है, ये
छोटे छोटे गोल गोल संरचना होती हैं जिनको क्या बोला जाता है, कूपिकाएँ बोला जाता है। तो ये कूपिकाएँ हमारे इस 2 छोटे फेफड़ों में इतनी ज़्यादा मात्रा में है कि अगर मैं इनको फैला दूँ, ठीक है, तो आप एक ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि 15 बाई 15 का जो रूम होता है, एक बहुत बड़ा हॉल जो होता है, उसमें पूरा बीत सकता है सिर्फ एक ही व्यक्ति के फेफड़ों से, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी सतह प्रोवाइड करता है किसके लिए, हमारे जो ब्लड में CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको ऑक्सीजन के साथ एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। तो ठीक है, अब ये जब फैलता है तो हमारा जो हवा है वो यहाँ पे भर जाता है, और ये जब सिकुड़ता है तो हवा जो है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चल देता है। लेकिन ये फैलता है और ये सिकुड़ता है, ये कैसे होता है, तो जैसे हमारे क्या बोलते हैं, हृदय में एक करंट जनरेट करने के लिए लगा हुआ था, सीरा आलिन करके एक अंग अलग से उसमें लगा हुआ था। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे है एक डायाफ्राम। तो डायाफ्राम का काम क्या है, डायाफ्राम कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, मतलब ऊपर नीचे होते रहता है। तो ये सिकुड़ता है या ये फैलता है, तो जब ये फैलता है तो ये दोनों क्या है, ऊपर उठ गए, तो वहाँ से हवा जो है वो बाहर निकल गई। जब ये सिकुड़ता है तो ये दोनों फैल गए, तो वहाँ से हवा जो है वो अंदर आ गई, ठीक है। अब जैसे कोई व्यक्ति डूब गया, ठीक, तो वो डूब रहा है, तो उसकी मृत्यु किस कारण से होती है, तो इसलिए नहीं कि उसके शरीर में पानी भर जाता है, इसलिए कि इस नाक से होते हुए इस श्वास नली के माध्यम से उसके फेफड़े में क्या हो जाता है, पानी भर जाता है, ठीक है। पानी भर गया तो उससे क्या, पानी में तो ऑक्सीजन होता है ना, ठीक। लेकिन आप एक बात याद रखना, पानी में से ऑक्सीजन वो ले सकता है जिसका गलफड़ा है, और हमारा क्या है, हमारा तो फेफड़ा है। तो ये जब डूब जाएंगे कूपिकाएँ तो क्या होगा, फिर हम सांस नहीं ले पाएंगे। अगर थोड़ी ही देर हुए हैं उस व्यक्ति को डूबे हुए, तो मान के चलो जो पानी है आपका यहाँ तक भरा हुआ है, तो यहाँ से भी वो सांस लेते रहेगा, थोड़ा जिंदा रहने का चांस रहता है। फिर आप उसको बाहर लेटा के अगर पुश करेंगे तो ये पानी क्या हो जाएगा, बाहर चल देगा, और फिर वो क्या हो जाएगा, वो फिर से अच्छे से सांस लेने लगेगा, ठीक। अब 2 फेफड़ा है, तो 2 फेफड़े में से अगर एक फेफड़ा अगर खराब भी हो जाए तो क्या है, दूसरे फेफड़े से जो है काम चल सकता है। लेकिन अब कोई व्यक्ति है वो धूम्रपान करते हैं, तो धूम्रपान करेंगे तो क्या हो जाएगा, धूम्रपान करने से जो उसमें कुछ क्या बोलते हैं हानिकारक तत्व है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जमने लगेगा। तो ये रास्ता क्या होने लगता है, फिर छोटा होने लगता है, ठीक है। तो सिर्फ उसके लिए हानिकारक नहीं है, वो वाला जो वायु है वो सबके लिए हानिकारक है, और फिर क्या है, तकलीफ होता है। फिर अगर हमारा जो हृदय है वो हृदय बोल रहा हूँ, जो हमारा फेफड़ा है वो फेफड़ा अगर खराब होने लगे, ठीक है, काम करना बंद कर दे, तो क्या करते हैं, फिर व्यक्ति को सीधा ऑक्सीजन चढ़ाया जाता है, क्योंकि ये जो है अब हवा से ऑक्सीजन नहीं बना पा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे नाक में और मुंह में सीधा क्या लगा दिया जाता है, ऑक्सीजन लगा दिया जाता है, जिससे इसके बॉडी में क्या हो, ऑक्सीजन का जो क्रम है वो बना रहे। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि हवा से ये क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और ये रक्त में डालता है, ठीक है। तो रक्त जो है फिर विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों में पहुँचता है, तो वहाँ से ऊर्जा कैसे बनती है, इस प्रक्रिया को हम एक बार समझेंगे। तो आपको इतना समझ में आया, आपको यही डायग्राम जो है बनाना है, ठीक है। अब ये बहुत ही स्पंजी है, ठीक है, आपने देखा होगा एक धूम्रपान वाला एड आता है, उसमें वो ऐसे निचोड़ देता है, तो आप वहाँ से समझ सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा क्या है, स्पंजी है। और ये जो हड्डी रहता है, इसके चारों ओर क्या है, हड्डी है, तो उसके बीच में एक रिब्स केज ऐसा करके बोलते हैं, तो जैसे क्या बोलते हैं, एक केज जो होता है, पिंजरा होता है, ठीक है। तो वैसे ही हमारे हड्डी के पिंजरे में ये सेफ तरीके से रहता है। तो अभी हम देखते हैं कि श्वसन की जो ओरिजिनल क्रिया है, जो ऑक्सीजन है वो किस कोशिकाओं में रखे जो भोज्य पदार्थ हैं उससे क्रिया करके वो क्या बनाता है, हम उसको समझते हैं, फिर ये टॉपिक हो जाएगा ख़त्म। तो अब जल्दी से हम समझ लेते हैं कि हमारे शरीर को ऊर्जा कैसे मिलती है। तो उससे भी पहले जैसे कि ये क्या है, हमारा कूपिका है, ठीक। कूपिका का काम क्या है, तो यहाँ से ऑक्सीजन बाहर से आ रहा है, ठीक है। अब इस कूपिका के आसपास क्या है, रक्त है, तो क्या करेगा, उस रक्त में जो CO2 है उसको ले लेगा और ऑक्सीजन को उसमें ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। अब रक्त में हमारा क्या आ गया है, ऑक्सीजन आ गया है, तो परिवहन के माध्यम से शरीर के सारे अंगों में चल देगा। वहाँ से शिरा और धमनी के माध्यम से कहाँ पे जाएगा, केशिका में जाएगा, केशिका से कोशिका में जाएगा। अब कोशिका जो है वही हमारे सभी अंगों में क्या करेगा, ऊर्जा कोशिका से ही निकलती है। तो कोशिका में क्या होता है, कोशिका में होता है ग्लूकोज, कोशिका में हो गया ग्लूकोज। तो ग्लूकोज की आप संरचना देखेंगे तो ये 6 कार्बन वाला क्या है, यौगिक है, 6 कार्बन यौगिक। ग्लूकोज जो है ये काफ़ी सा कठिन है, जटिल है, तो ये अपना सिंपल वाले में चेंज होगा, उसका नाम है पायरुवेट। तो पायरुवेट जो है 3 कार्बन वाला यौगिक है। अब क्या है, अब ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो हीमोग्लोबिन में मौजूद है, केशिका में जब पहुंचता है, तो अगर हमारा ऑक्सीजन जो है पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हमको मिल जाता है, तो ये ऑक्सीजन क्या करता है,
पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलने के बाद ये बनाता है, सबसे पहले तो CO2 बनाता है, ठीक है, जो हम बाहर छोड़ते हैं। फिर ये बनाता है H2O और ये बनाता है ऊर्जा। मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और जितना ऑक्सीजन का ज़रूरत है उतना ऑक्सीजन नहीं मिलता, ठीक है, अपर्याप्त ऑक्सीजन रहेगा तो दो केस है यहाँ पे, एक तो जंतुओं के साथ और पौधे और यीस्ट के साथ। तो जंतुओं में क्या होता है, जंतुओं में भी फिर भी ऊर्जा बनती है और साथ में क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल। पौधों में यीस्ट और पौधे, यीस्ट आप जानते हैं ना, यीस्ट किसके लिए उपयोग होता है, आपके इडली में प्रयोग होता है और ऐसे ही कुछ कुछ चीज़ों में ये उपयोग में आता है, ठीक है। तो यीस्ट और पौधे में क्या होता है, यीस्ट और पौधे में बनाता है ये इथेनॉल प्लस ऊर्जा, ठीक है। तो क्या है, अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है तो भी हमको ऊर्जा मिल रही है और ऑक्सीजन अपर्याप्त है तो भी ऊर्जा मिल रही है, लेकिन साथ में क्या रिलीज हो रहा है, लैक्टिक अम्ल। ये लैक्टिक अम्ल के निकलने से ही हमें बाद में क्या होता है, दर्द होता है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा तेज भाग रहे हैं तो उस समय तो आपके अंदर ऊर्जा रहेगी, ठीक है, आप दौड़ लेंगे, लेकिन बाद में क्या करेगा, वहाँ पे दर्द करेगा। आप जैसे किसी के साथ मारपीट कर रहे हैं तो वहाँ पे तो जोश में आप उससे लड़ाई करेंगे, आपके पास प्रॉपर ऊर्जा रहेगा, ठीक है, लेकिन बाद में जो दर्द होता है ना वो इसके कारण होता है क्योंकि लैक्टिक अम्ल वहाँ से क्या है, निकला है और आप ज़्यादा वर्किंग कर रहे हो, इसलिए आपके शरीर में ऑक्सीजन जो है नहीं आ पाया। अब ये जो ऊर्जा होता है, ये ऊर्जा जो होता है वो होता है ATP के फॉर्म में। ATP को ही ऊर्जा मुद्रा भी बोला जाता है। तो ऊर्जा जो निकलता है वो हमारे शरीर में कैसे रहता है, ATP के फॉर्म में। इसका फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो बहुत ही इसको याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि 1 मार्कर में भी पूछ सकता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब कुछ कॉमन बातें यहाँ पे, ये श्वसन वाला टॉपिक जो है ख़त्म होता है, लेकिन आप एक चीज़ को गौर करना कि आप जैसे सांस अंदर लेते हैं और उसके बाद आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो आप अपने हाथ को महसूस करिए, वहाँ पे आपको हवा क्या है, गर्म लगेगा। तो आपने सांस अंदर लिया और क्योंकि वो हवा ने अंदर में क्रिया किया हुआ है वो बाहर आएगा तो वो क्या रहेगा, गर्म रहेगा। दूसरी बात यह है कि जितना ऑक्सीजन हम लेते हैं उतना मात्रा में हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं छोड़ते, ठीक है। तो जितना ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है उससे कम ही मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकलता है। एक और प्रक्रिया होती है किण्वन। ये हमारे शरीर में नहीं होता लेकिन ये किसी पदार्थ को बनाने की प्रक्रिया है। तो किण्वन प्रक्रिया कैसे की जाती है, तो वो बिना ऑक्सीजन के की जाती है, ऐसा हमको याद रखना है, शायद ही पूछेगा। लेकिन यहाँ पे श्वसन जो टॉपिक है वो क्या बोलते हैं, कंप्लीट होता है। और मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ें। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।